हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम कुछ और बेसिक टर्म्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले आप जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं बेसिक टर्म्स से रिलेटेड, आप उन्हें ज़रूर देख लें। मैं लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर जो है आइकॉन पे दे दूँगा, यहाँ पर आपको मिलेगा। तो देखिए क्या है, हम कौन कौन से बेसिक टर्म्स के बारे में आज डिस्कशन करेंगे। पहली बेसिक टर्म है हमारी, जो ये अगर ये वीडियो आप पिछली वीडियो देखने के बाद देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। जो पहली बेसिक टर्म है आपकी वो है ड्राइंग। ड्राइंग क्या है, देखिए हमने इससे पहले डेटर, क्रेडिटर, ठीक है, गुड्स, डेटर, क्रेडिटर, डेटर्स, गुड्स के बारे में, और इसके अलावा हमने थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, अकाउंटिंग बुक कौन सी है, और हमारे इससे पहले थोड़ा सा कैपिटल के बारे में, इवेंट के बारे में, ट्रांजैक्शन के बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा ड्राइंग देखेंगे और उसके बाद फिर हम लायबिलिटी के बारे में बात करेंगे। ड्राइंग क्या है, कोई भी चीज़ जो हमारा ओनर एनीथिंग विड्रॉल बाय ओनर फॉर पर्सनल यूज विल बी कॉल्ड ड्राइंग। उसी को हम ड्राइंग कहेंगे। यहाँ पर्सनल यूज़ की जब बात की गई है तो पर्सनल यूज़ में हमारे पास कुछ भी हो सकता है, कुछ भी इन द सेंस जैसे कि अगर वो अपने घर का बिल पे करता है, बिल पेड बाय फर्म, किसका बिल पे कर रहा है, जो उसका है हाउस बिल, हाउस इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है ऑफ ओनर पेड बाय फर्म। कोई भी पर्सनल रेमिटेंस है, पर्सनल यूज़ के लिए वो गुड्स लेके जाता है, ऐसी कोई भी चीज़ जो पर्सनल यूज़ करने के लिए वो यूज़ करेगा बिजनेस की, उसे हम ड्राइंग कहेंगे। अब ड्राइंग कैसे अलग है हमारे कैपिटल से, इसके बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। पिछली प्रीवियस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, हमारा जो है वो है लायबिलिटी। देखिए लायबिलिटी है क्या, इट रेफर टू दी it refers to the amount which the firm owes to outsiders. In other words, of Finney and Miller, ये फिनी एंड मिलर 2 पर्सन रहे हैं। इनकी अकॉर्डिंग क्या है, इनके अकॉर्डिंग देखिए, इनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं हम। इनके अकॉर्डिंग हमारी जो लायबिलिटी है, लायबिलिटी आर डेट्स, लायबिलिटी वो डेट्स हैं, सॉरी, दे आर अमाउंट्स ओन्ड टू क्रेडिटर्स। वो क्रेडिटर को से हमने जो ले रखी है या फिर हमने किसी क्रेडिटर को देनी है, वो अमाउंट जो है हमारे पास, वो सारी लायबिलिटीज़ हैं। अब लायबिलिटी को थोड़ा और अच्छे से डीपली समझते हैं। देखिए हमने प्रीवियस कॉन्सेप्ट में जो हमारा सेपरेट आइडेंटिटी कॉन्सेप्ट था, इसमें ये पढ़ा था कि हमारा जो ओनर है हमारे बिजनेस से अलग अलग है, दे बोथ आर सेपरेट। ओनर जो है वो बिजनेस से अलग है। अगर ओनर बिजनेस से अलग है तो यहाँ पर
हमारी ओनर के प्रति भी लायबिलिटी बनती है। अगर ओनर के प्रति भी लायबिलिटी बनती है और थर्ड पर्सन के प्रति भी लायबिलिटी बनती है, तो इस ये लायबिलिटी कैसे रहेगी? पहले हम पार्टीज देख लेते हैं, ये पार्टीज कौन कौन सी हैं। तो एक बिजनेस है जो खुद है, तो दूसरा ओनर है जिसने पैसे लगाए, और कोई भी अदर पार्टी। इन दोनों के अलावा किसी को भी हम अदर पार्टी कहेंगे। अगर बिजनेस ने अगर ओनर को कुछ भी देना है, अगर ओनर को कुछ भी देना है, वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। हम लायबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। और उसने अगर और अदर पर्सन को कुछ भी देना है तो भी वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी ही है। ऐसे में जो ओनर को हमने कुछ देना है उसको हम इंटरनल लायबिलिटी कहेंगे। इंटरनल लायबिलिटी स्टैंड फॉर लायबिलिटी टूवर्ड ओनर। इसमें क्या क्या आ जाता है? मान ली कैपिटल आ जाती है, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाता है, इसमें प्रॉफिट आ जाता है, एटसेट्रा। और कोई भी अदर पर्सन को अगर हमने कुछ भी देना है तो उसको हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहेंगे। यानी ओनर के अलावा अगर बिजनेस ने किसी को कुछ भी देना है, किसी को कुछ भी का मतलब यहाँ पर तीन बातें आती हैं। बिजनेस को हो सकता है कैश देना हो किसी थर्ड पर्सन को, हो सकता है गुड्स देनी हो थर्ड पर्सन को, हो सकता है यहाँ पर सर्विसेज देनी हो थर्ड पर्सन को। इनमें से कुछ भी अगर आता है तो उसको हम लायबिलिटी कहेंगे। इस लायबिलिटी में क्या है ये? तो लायबिलिटी देखिए, इस लायबिलिटी को हम एक्सटर्नल लायबिलिटी कहेंगे। एक्सटर्नल लायबिलिटी किसी भी बाहर के पर्सन के लिए, जैसे कि हमने लोन लिया है, हमने किसी से लोन ले रखा है। इस लोन जो है हमारे पास दो टर्म के हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में जैसे कैश क्रेडिट है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब ये टर्म्स क्या हैं इसके बारे में भी डिस्कशन हम करेंगे फर्दर। और लॉन्ग टर्म लोन, कोई भी लोन जो हमने लंबे टाइम के लिए 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया हो उसको हम लॉन्ग टर्म लोन कहेंगे, जिसमें हमारे पास लोन आ जाता है। लोन जो है वो भी हमारे पास मॉर्गेज लोन क्या होता है इसके बारे में भी हमने फर्दर डिस्कशन करना है, आगे डिस्कशन करेंगे। फिलहाल के लिए ये मान लीजिए बैंक से हमने उधार पैसा लिया है, अगर शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 साल से कम के लिए लिया है तो उसे हम शॉर्ट टर्म लोन कहेंगे, और 1 साल से ज़्यादा के लिए लिया है तो उसको लॉन्ग टर्म लोन कहेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी में हम कुछ माल जो है, मान लीजिए हमने उधार खरीद लिया और हमने किसी को देना है तो हमारे क्रेडिटर हो सकते हैं, ठीक है जी। और कोई भी एक्सटर्नल लायबिलिटी हो सकती है, एटसेट्रा हम ले लेते हैं। तो ये सारी लायबिलिटी जो हमने बाहर वालों को देनी है तो इनको हम एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ कहेंगे। तो एक्सटर्नल लायबिलिटी, अब देखिए हमारे पास जो बिजनेस है, इस एक्सटर्नल लायबिलिटी को हमने कह दिया कैपिटल। ये भी लायबिलिटी है, ये भी लायबिलिटी है। तो हमारे पास बिजनेस में जब हम बात करेंगे तो एसेट जो होंगी, जितने भी एसेट्स होंगी वो इक्वल टू लायबिलिटी होंगी। अब इस लायबिलिटी में 2 टाइप की लायबिलिटी है। लायबिलिटी में एक है एक्सटर्नल लायबिलिटी और एक है इंटरनल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी को हमने कैपिटल बोल दिया, तो हमारे पास जो एसेट है वो लायबिलिटी प्लस कैपिटल कह सकते हो, या फिर इसको थोड़ा सा हम सुधरी हुई फॉर्म में जब बोलते हैं तो इसको बोलते हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए हमारे पास एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है, इंटरनल लायबिलिटी क्या है, हम बात कर चुके हैं। अब जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ होती हैं, ये जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ हैं वो भी 2 टाइप की हैं, हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़।
शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को आप एक और नाम से जानते हो, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को एक और नाम से जानते हो, इसको आप नॉन करंट लायबिलिटी भी बोलते हो। और शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को आप करंट लायबिलिटी के नाम से भी जानते हो। अब करंट लायबिलिटी क्यों? जो चालू ईयर है, चालू ईयर का मतलब चालू वर्ष, चालू वर्ष है यानी करंट ईयर है, जो साल चल रहा है, जैसे हमारा जो साल है 2020-21 चल रहा है, इसी वर्ष को, इस साल को हम करंट ईयर बोलेंगे। जो करंट ईयर है, कोई भी खर्चा, कोई भी ऐसी लायबिलिटी जो हमने इस साल के अंदर, करंट ईयर के अंदर पे करनी है, इस लायबिलिटी को हम करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। और ऐसी कोई भी लायबिलिटी जो एक साल से ज़्यादा के बाद भी हम पे कर सकते हैं, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ बोलते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ बोलते हैं। और एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ में एक लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है। जिस तरह से हमने नॉन करंट लायबिलिटी में बैंक का ओवरड्राफ्ट लिया है, कोई भी बिल पेएबल है, इसके अंदर अगर कुछ और जोड़ें तो इसके अंदर हम जोड़ सकते हैं, जैसे बिल पेएबल्स, बिल्स पेएबल, कोई भी ऐसा है हमने बाहर वाले को बिल पे करना है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिस्कशन फर्दर करना है। अभी हमारा ये क्रेडिटर के बारे में कर चुके हैं, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमने अभी बात किया नहीं है। और एसेट में हमारे पास बहुत सारी लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के अंदर लोन है, लॉन्ग टर्म लोन है, काफ़ी, अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए डिबेंचर हो सकता है, एटसेट्रा। ये सारे हमारे क्या हैं, लायबिलिटीज़ हैं, लायबिलिटीज़ का पार्ट रहेंगे। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। अब हमारे पास लायबिलिटी कंप्लीट हो चुका है। लायबिलिटी के बाद हमारे पास जो हमने ये सारी टर्म्स में, हम सबसे पहले जो टर्म है हमारी एसेट के बारे में डिस्कशन करते हैं। ये एसेट क्या है, एसेट ज़रूरी है। इसके लिए एक कहानी समझिए, एक छोटी सी मजाक है, चुटकुला समझ लीजिए। जो हमारी टर्म है, नई टर्म है, इसका नाम है थर्ड टर्म एसेट्स। एसेट क्या है? हिंदी में इसको कहते हैं संपत्ति। संपत्ति से तो थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हुआ होगा ये क्या हो सकता है, बट इसको एक समझिए, ये है क्या। मान लीजिए मैं किसी रोड से जा रहा था, मैं किसी रोड से जा रहा था और मुझे कोई ज्वेलरी जैसी चीज़ दिखाई देती है, येलो येलो सी चीज़ दिखाई देती है, और मैं उससे सोचता हूँ अरे ये क्या है, ये तो गोल्ड है, गोल्ड की ज्वेलरी है। मैं इसके पास जाता हूँ और अपना पैर इसके ऊपर रख लेता हूँ और कहता हूँ कोई है आसपास, थोड़ी देरी सी आवाज़ में आवाज़ लगाता हूँ कि कोई है इसे, जिसको ये चाहिए। कोई नहीं बताता और इसे मैं घर ले जाता हूँ। ये जो गोल्ड की ज्वेलरी थी इसे मैं घर ले जाता हूँ। गोल्ड ज्वेलरी है, इसे मैं आई विल टेक इट एट होम। अब इस गोल्ड की ज्वेलरी में यहाँ पर 2-3 बातें हमने देखी। ये वैल्यूएबल है, बिल्कुल ये वैल्यूएबल है। दूसरा, क्या इसकी वैल्यू को मनी में कन्वर्ट किया जा सकता है? वैल्यूएबल का मतलब मनी में कन्वर्ट कब भी बात होगी, वैल्यू जब हमने किसी चीज़ की लगा ली है तो वैल्यू को हमने मनी में कन्वर्ट ही कर लिया है, तो ये मनी में इसकी कुछ वैल्यू है। क्या हम इसके ओनर हैं? ओन्ड है क्या हमारी तरफ से ये? यस, हमारे पास पोसेशन में है, ये पोसेशन में है, हमारे अधिकार क्षेत्र में है, बट ये ओन्ड नहीं है, इसका टाइटल हमारे पास नहीं है। टाइटल का मतलब इसका मालिकाना हक हमारे पास नहीं है। दूसरा, क्या हमने इसके लिए पेड किया है सम मनी? ये 3 सवाल हमारे पास हैं। तो ये अब सवालों का आंसर दें। अगर ये तीनों चीज़ें हमारे पास होती है तो ये हमारे लिए एसेट कहलाएगी। कि हमारे लिए वैल्यूएबल है, हाँ जी है, हमारे पास है, इस पोजीशन में है, हाँ जी है, बट हमने इसके लिए कोई पैसा नहीं दिया तो ये हमारे लिए एसेट नहीं होगी।
अब इससे भी ज़्यादा साधारण शब्दों में समझें तो ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे पास है, जो हमारे पोसेशन में है, जिसके हम ओनर हैं, और ऐसी कोई भी चीज़ जो फ्यूचर में जो हमारी हो जाएगी, ये डिफाइंड होना चाहिए, जिसका फ्यूचर में हमारे पास इंटाइटलमेंट होगा। जैसे कि इसका फ्यूचर वाले का एग्जांपल समझिए। जैसे मान लीजिए आपने किसी को पेड कर रखे हैं, मनी पेड कर रखा है एसेट परचेज करने के लिए। कोई एसेट है, मान लीजिए एसेट की बजाय गुड्स है, आपके लिए गुड्स है, या फिर आपने सर्विसेज के लिए पैसे दे रखे हैं। अगर वो पैसे दे रखे हैं, या तो ये पैसे वापस आएंगे या इसके बदले में वो एसेट आएगी, तो ये भी आपकी एसेट बन जाती है, जो आपको पता है कि फ्यूचर में इससे रिलेटेड हमारे पास एसेट आएगी, तो हम इसे भी हम अपनी एसेट मानते हैं। जिस तरह से आप कहते हो हमारे पास अक्रूड इनकम, जिसे आप अक्रूड इनकम भी मानते हो। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन फर्दर हम करेंगे, ये होता क्या है। तो अब इस स्टोरी को आप गुड बाय कहते हैं, और हम समझते हैं कि हमारी एसेट क्या है। देखिए, तो एसेट क्या है? एसेट के बाद एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन, एनीथिंग विच इज इन द पोसेशन मैंने कब्जे में होना, और इज द प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस, जो या तो बिजनेस के पोसेशन में है, या बिजनेस के पोसेशन में है, या बिजनेस की वो प्रॉपर्टी है। और बिजनेस एंटरप्राइजेज इंक्लूडिंग the amount due to it from other, या कोई भी ऐसी अमाउंट है, अमाउंट ड्यू टू इट का मतलब है ऐसी कोई भी अमाउंट जो हमने किसी और से लेनी है, हमने किसी और से अमाउंट लेनी है, ड्यू टू इट फ्रॉम अदर इज कॉल्ड एन एसेट। इसी को हम एसेट कहेंगे, जिसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, जैसे कि कैश आ जाता है, जैसे कि बैंक बैलेंस आ जाता है, जैसे कि स्टॉक आ जाता है, जैसे कि फर्नीचर आ जाता है, जैसे कि मशीन आ जाती है, जैसे कि लैंड आ जाती है, जैसे कि बिल्डिंग आ जाती है, जैसे कि हमारे पास बिल रिसीवेबल आ जाता है। अब इन चीज़ों को देखिए, आपके पोसेशन में प्रॉपर्टी कैश है, आपके पोसेशन में कैश है, आपके पोसेशन में स्टॉक है, आपके पोसेशन में बैंक बैलेंस है, फर्नीचर आपकी प्रॉपर्टी है, मशीन आपकी प्रॉपर्टी है, लैंड आपकी प्रॉपर्टी है, बिल्डिंग आपकी प्रॉपर्टी है, और आपने किसी और से ये जो बिल है, अमाउंट ड्यू इट फ्रॉम अदर, यानी आपने किसी से पैसे लेने हैं बिल के, तो ये सारी चीज़ें आपकी एसेट हो जाती हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमें दी है किसने, देखिए फिनी एंड मिलर ने डेफिनेशन दी है। फिनी एंड मिलर की डेफिनेशन देखिए, एसेट आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, द राइट ऑफ विच are on or
कंट्रोल बाय एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल। ऐसी कोई भी चीज़ एसेट विच आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देंगे, द राइट ऑफ विच, जिसका अधिकार, जिसका मालिकाना हक, विच आर ओन्ड, हमने मालिकाना हक है, और कंट्रोल, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल है, या तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जा रहा है या किसी इंडिविजुअल द्वारा किया जा रहा है, वो हमारी क्या कहलाएंगी, एसेट कहलाएगी। आई होप ये समझ आया होगा। तो एसेट भी हमारे पास दो टाइप की होती हैं, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। एसेट को देखिए, अब एसेट की भी हम समझ लेते हैं फ्लो चार्ट के द्वारा। एसेट्स जो हैं एसेट भी हमारे पास दो टाइप की हैं, फिक्स एसेट, नॉन फिक्स एसेट्स। देखिए, नॉन फिक्स एसेट या फिक्स एसेट्स देखिए क्या है। पहला फिक्स एसेट, फिक्स्ड एसेट्स, इसको आप नॉन करंट एसेट भी बोलते हो। और दूसरा है हमारे पास करंट एसेट्स बोलते हैं। और फिक्स एसेट वो एसेट्स हैं जो हमारे पास 1 साल से ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हमारे पास रहेंगी। करंट एसेट्स रेफर टू दोज एसेट विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यू यूज ऑफ बिजनेस फॉर ए पर्पज ऑफ प्रोडक्शन गुड्स और सर्विसेज, आर नॉट लैंड फॉर सेल। और ऐसी एसेट्स सेल के लिए नहीं है। देखिए इसमें क्या है, फिक्स एसेट आर दोज एसेट्स which will be used more than 1 year in the production of business or any other purpose. These assets आर नॉट फॉर सेल। ऐसी एसेट्स सेल के लिए नहीं होती है। यानी ऐसी कोई भी चीज़ जो हमने बिजनेस में रखी है और सेल करने के लिए नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लें तो फर्नीचर, जैसे कि प्लांट, जैसे कि मशीनरी। हाँ, ये बात ध्यान रखना, अगर हमारा फर्नीचर का बिजनेस है तो फर्नीचर के बिजनेस में हम इसे फर्नीचर नहीं कहेंगे, हम इसे परचेज कहेंगे, हम इसे गुड्स कहेंगे। हमारा मशीनरी का बिजनेस है तो हमारे लिए ये मशीनरी नहीं है, ये हमारे लिए गुड्स हो जाती है। यानी हम उसके बिजनेस नहीं करते, हम उसे बेचने के लिए नहीं रख रहे, सेल के लिए नहीं है। मोटर व्हीकल, फर्नीचर, कुछ भी हो सकता है। ऐसी एसेट्स को हम फिक्स एसेट बोलते हैं। और करंट एसेट वो एसेट हैं जिसके लिए जो सेल के लिए बनाई जाती हैं, जिनको हमने जल्दी से जल्दी यानी विद इन करंट ईयर हम उसको कैश में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए क्या है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are meant for सेल करने के लिए बनी, और which the management would want to convert into cash। और कितने टाइम में, विद इन 1 ईयर। कहने का मतलब ये वो गुड्स हैं जो करंट एसेट वो एसेट्स हैं जिसको हम या तो सेल करने के लिए बना रहे हैं
या हम उनको 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट करेंगे। कैश में कन्वर्ट कैसे करेंगे? हम कैश में कन्वर्ट करेंगे सेल करके, यानी हमने वो गुड्स को बेच देना है और उनसे वापस बदले में कैश ले लेना है। ऐसी एसेट को ही हम क्या कह रहे हैं? करंट एसेट्स कह रहे हैं। अब जो हमारी फिक्स एसेट्स हैं उनको फर्दर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। फिक्स एसेट को फर्दर 2 कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जो पहली कैटेगरी है हमारे पास टेंजिबल एसेट्स और दूसरी कैटेगरी है इंटेंजिबल एसेट्स। तो देखिए, पहली देखिए टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स और दूसरा है इंटेंजिबल एसेट्स। ये टेंजिबल एसेट क्या है और इंटेंजिबल एसेट क्या है? टेंजिबल का मतलब क्या होता है? देखिए, अब इसको बड़े ही आसानी से आप समझ सकते हो। टेंजिबल और इंटेंजिबल, भगवान की मूर्ति हमारे लिए टेंजिबल है और भगवान हमारे लिए इंटेंजिबल है। गुस्सा जब आता है उसका चेहरा हम देख सकते हैं गुस्सा करने वाले का, बट गुस्से को हम नहीं देख सकते हैं। फीलिंग ऑफ लव आर इंटेंजिबल। फर्नीचर इज टेंजिबल, उसको देखा जा सकता है। जो कोई भी ऐसी चीज़ जिसे देखा, छुआ, महसूस किया जा सकता है, जिसे हाथ लगाया जा सकता है, आप देख कर, छू कर उसे महसूस कर सकते हो। जैसे फर्नीचर है, जैसे प्लांट है, जैसे मशीनरी है, ऐसी कोई भी चीज़ को हम टेंजिबल बोलते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप देख सकते हो टेंजिबल है, और ऐसी कोई भी चीज़ जिसे आप देख नहीं सकते वो इंटेंजिबल है। जिसे आप छू नहीं सकते वो इंटेंजिबल है। सिर्फ क्या होता है? महसूस होता है। उस ऐसी एसेट्स को हम, अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी एसेट है जो देखी छुई नहीं जा सकती? जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। क्या आप उसे हाथ में पकड़ सकते हो? नहीं पकड़ सकते। जैसे ट्रेडमार्क, जैसे ब्रांड नेम, जैसे कोई गुडविल। गुडविल क्या होती है? एक इंसान जिसका बहुत ऊंचा नाम है, उसकी वजह से उसकी सेल ही बहुत होती है, कि नाम ही ऐसा है जिसकी वजह से वो बिकता है माल, तो इसको हम कहेंगे इनटेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स, देखिए क्या है फिर? टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स which can be seen and touched। जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, जैसे फर्नीचर, जैसे मोटर कार, जैसे स्टॉक, जैसे कैश। इनको हम सभी को क्या कहेंगे? टेंजिबल एसेट कहेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट कौन सी हैं? अब देखिए, आर दोज एसेट्स which do not have a physical existence and thus cannot be seen। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, seen और felt। जिसे वैसे महसूस तो किया जा सकता है बट देखा नहीं जा सकता। जिसको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, महसूस तो होता है वैसे, उसको हम क्या कहते हैं? इनटेंजिबल एसेट कहते हैं। जैसे गुडविल। आप किसी का बहुत ऊंचा नाम है, मान लीजिए किसी दुकानदार का बहुत ऊंचा नाम है, तो वो क्या होगा? जैसे मान लीजिए रिलायंस है, रिलायंस का नाम ही बहुत ऊंचा है। मोबाइल में एप्पल का मोबाइल बहुत, नाम ही बहुत ऊंचा है, उसके लोग फीचर्स को नहीं देखते, नाम को देखकर परचेज कर लेते हैं। पेटेंट, किसी के पास स्पेशल पेटेंट राइट है जिसे कॉपीराइट एटसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या आ जाती हैं?
एसेट्स में आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास कुछ और टाइप की भी एसेट्स होती हैं, जैसे फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट, और हमारे इन चीज़ों के बारे में हम बात कर सकते हैं। देखिए, अब इन दोनों के अलावा हमारे पास कुछ और एसेट्स भी हैं, जिसका नाम है हमारे पास फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट। देखिए, थर्ड टाइप की एसेट है, ये अलग है इन सभी से, जिसको हम फिक्टिशियस और नॉमिनल एसेट्स। देखिए होती क्या है, दीज एसेट्स आर द एसेट्स which cannot be realized into cash or no further benefit can be derived from these assets। ऐसी एसेट से हम फर्दर, जिनको हम फ्यूचर में कहीं पर भी रियलाइज़ का मतलब होता है इसको बेच नहीं सकते। रियलाइज़ का मतलब होता है किसी चीज़ को रियलाइज़ करना, कैश में कन्वर्ट कर देना। जैसे मान लीजिए मेरे पास बुक है, मैं उसको बेच देता हूँ और उससे पैसे ले लेता हूँ, जितने मेरे पास पैसे आए उसकी वो रियलाइज्ड वैल्यू है। रियलाइज़ नहीं कर सकते कैश में, और नो फ्यूचर बेनिफिट, ना ही उससे किसी भी फ्यूचर बेनिफिट निकाला जा सकता है। ऐसी एसेट को हम फिक्टिशियस एसेट या नॉमिनल, वो एसेट नॉमिनल का मतलब हिंदी में होता है नाम मात्र। ऐसी एसेट जो मात्र नाम की ही एसेट है, एक्चुअल में एसेट नहीं है, ऐसी एसेट को हम क्या बोलेंगे, फिक्टिशियस एसेट बोलेंगे। जिस तरह से प्रॉफिट या फिर कहें लॉसेस, ये लॉसेस एसेट कैसे हैं, अब देखिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। काफ़ी बार होता क्या है, बिजनेस में हमें बड़े लॉसेस लग जाते हैं। अगर हम उस लॉस को उसी साल का लॉस मान लें तो हमारा बिजनेस जो है वो इतने बड़े लॉस सहन नहीं कर पाएगा, बिजनेस को बंद करना पड़ेगा। मान लीजिए, इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए मैंने एक बिज़नेस ओपन किया 2018 में। बिज़नेस ओपन करते ही पहले साल में मुझे बिज़नेस का एक्सपीरियंस नहीं था। इस एक्सपीरियंस के होते हुए मुझे यहाँ पर मान लीजिए 20 लाख रुपए का लॉस लग जाता है। 20 लाख रुपए का लॉस लग जाता है, सॉरी 20 लाख रुपए का लॉस लग जाता है। अब ये 20 लाख रुपीस का जो लॉस लगा है, इस लॉस को हमारे पास क्या होगा, इस लॉस को हम अगर पहले ही साल का लॉस मान लें तो हमारा बिजनेस तो बंद करना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस में पहले लॉस हो गया। हम इसको मान लेते हैं कि ये लॉस हमारा लॉस नहीं है, ये हमें एक नई सीख देकर गया, और हम इसे फिर नॉमिनल नाम मात्र के तौर पर हम इसे इस लॉस को हम एसेट मान लेते हैं, कि मान लेते हैं एक बार एसेट है। और क्योंकि ये जो एक्सपीरियंस, हमें एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, ये एक्सपीरियंस 20 साल तक हमें फ़ायदा देगा, और इस 20 सालों के हिसाब से अगर फ़ायदा देगा तो हर साल 1 लाख रुपए का हमारा खर्चा हुआ। हम इसको एसेट के तौर पर मान लेते हैं। 20 लाख रुपए हमने एसेट के में लिख लिया, और हर साल इसमें से 1 लाख रुपए घटाकर हमारे खर्चों में, एक्सपेंसेस में दिखाते रहेंगे। इस तरह की एसेट को ही हम फिक्टिशियस एसेट बोलते हैं। फिक्टिशियस एसेट एक तरह से नाम मात्र की एसेट होती हैं, जो एसेट्स नहीं होती बल्कि लॉसेस होते हैं, जिन्हें हम फ्यूचर में कभी राइट ऑफ करते हैं। ऐसी एसेट्स को हम फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। आज के लिए इतना ही।